हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 3 होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। मतलब सबसे लाजवाब टॉपिक है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी होता क्या है, इसका रेडियस और कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रॉबैक क्या है बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, कमी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें कमी है। ठीक है, ये काफी 4-5 टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सवाल यहाँ से आता है। ठीक है, मेरा नाम है एमके सर। आइए हम शुरू करते हैं कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी किसे कहते हैं। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी आप लेक्चर 2 में पढ़े हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर यह बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। याद रखिएगा इसमें कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करता है, तो एक दिस थ्योरी एक्सप्लेन एनर्जी स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन इसमें सबसे खास बात है वो याद रखिएगा कि इसमें केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज कहने का मतलब है कि जैसे अगर यह हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यह यहाँ इसका न्यूक्लियस है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी वैसे ही एटम्स और आयंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन में क्या है, इसका मास नंबर 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक है। तो यहाँ जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है वो किस किस पर काम कर सकता है, तो देखिए हीलियम पर कब वर्क करेगा, जब हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब, तो ये बन जाएगा He+, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन। देखो, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक हम इसको आयोनाइज नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रिमूव करेंगे, तब तक यह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, ये सबसे खास बात है इसमें। उसी तरह से अगर आप देखते हैं कि जैसे लिथियम है, तो यहाँ बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसे अगर सिर्फ लिथियम हम लोग लिख के छोड़ दे तो यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी वर्क नहीं करेगा। ये कब वर्क करेगा? जब हम लोग इसको यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लेके आएंगे। जैसे लिथियम है, अब इस पर जब हम 2+ दे देंगे तो यहाँ पर इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इस केस में? इस केस में आप ध्यान से देखिए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, तक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो 1 है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में आप याद रखिएगा, यह वैसे एटम और आयंस के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, इसके अलावा जैसे आप देखो 3+, अगर हम ब्रोन पर अगर 4+ कर देते हैं तो इस सब पर एप्लीकेबल है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी एक सिंपल, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन एनर्जी स्टेबिलिटी एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। ये सबसे खास बात है कि आपको याद रखना है कि वही एटम पर यह आयंस पर एप्लीकेबल होगा जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें बोर्स ने क्या क्या बताया था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि बोर्स ने क्या क्या बताया था। तो देखो, बोर्स एटॉमिक थ्योरी का पहला जो पोस्टुलेट है वो है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन दोज सर्कुलर ऑर्बिट हुज एनर्जी इज फिक्स्ड। जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, ठीक है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहला है कि जैसे मान लो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं और इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में ये बात बताया गया था कि इस पाथ का एनर्जी फिक्स होगा, जो भी ऑर्बिट होगा उसका
फिक्स होगा, उसका एनर्जी फिक्स होगा, इसलिए इसको हम लोग फिक्स्ड एनर्जी पाथ भी कहते हैं, या और हम लोग इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग फिक्स एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में जितने भी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है, समझ गए ना, उस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी पाथ या फिक्स्ड एनर्जी लेवल, या और हम लोग इसको कहते हैं कि यह स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम इज गिवन इन गिवन ऑर्बिट, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर, और एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसमें एच की बात अगर करेगा, एच की बात, तो आप इसको जानते हैं कि यह होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, ये होता है। और एन हम लोग कहते हैं एन ऑर्बिट नंबर को, एन हम लोग कहते हैं ऑर्बिट नंबर को, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसमें ये दूसरा पॉइंट था कि एंगुलर मोमेंटम अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो h/2। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h/पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h/पाई। यहाँ पर ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का, ठीक है। कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो L इज इक्वल टू हो सकता है 1 इंटू h/2 पाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड की बात करेंगे तो 2 इंटू h/2 पाई, थर्ड के लिए बात करेंगे तो 3 इंटू h/2 पाई, ठीक है। अगर फोर्थ के लिए बात करेंगे तो 4 इंटू h/2 पाई। ये हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ जो है ना, ये वाला कांस्टेंट रहेगा सभी केस में, ठीक है। सिर्फ बदलेगा कौन, ऑर्बिट नंबर, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, पाई भी हम लोगों का कांस्टेंट है। तो इसीलिए इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का, ठीक है ना, h/2 पाई का। तो सेकेंड पोस्टुलेट को हम लोग आगे भी यूज करेंगे। तो इस बोर्स एटॉमिक थ्योरी में 3 मेन पोस्टुलेट है जिसको आपको याद रखना है। पहला कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है या जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में जो होगा वो L इज इक्वल टू mvr, और mvr बराबर होता है nh/2 पाई का, ठीक है। ये बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे रेडियस निकालने में। तीसरा जो खास बात है कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, तो ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का। ये 3 मेन पोस्टुलेट है, इसी को लेकर हम लोग आगे कैरी करेंगे और इसका जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला हम लोगों का है कि कुछ बोर्स एटॉमिक थ्योरी का कुछ रिजल्ट्स है कि रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, तो हम लोग 1 बाय 1 सबको फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हम लोगों का थ्योरी है कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, रेडियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए रेडियस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एटम बनाते हैं, इसके सेंटर पर न्यूक्लियस होगा
और यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा जिसका वेलोसिटी v होगा, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो बाहर के तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको स्यूडो फोर्स हम लोग कहते हैं, स्यूडो फोर्स हम लोग कहते हैं, ठीक। और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं कि रेडियस है r, समझ गए। अब देखो यहाँ चार्ज की बात करेंगे तो क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। लेक्चर 2 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हम चर्चा किए हुए हैं, वहां पर ये बात हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो होगा ये हो जाएगा प्लस ZE, तो लिख लीजिए प्लस ZE, समझ गए। ये एक पॉइंट हो गया, रेडियस हो गया, और इसका वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक। अब यहीं से हम लोगों का फॉर्मूला आएगा, जैसे F1 का वैल्यू, तो F1 इज इक्वल टू क्या होता है, F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो सेंटर पर चार्ज कितना है ZE, और इसके ऑर्बिट पर चार्ज कितना है E, तो ZE इंटू E डिवाइडेड बाई, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहां से F1 इज इक्वल टू हो जाएगा KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर, समझ गए। अगर हम F2 की बात करेंगे तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक स्यूडो फोर्स है तो यह होता है mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r, जहां m होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो स्टेबल सिस्टम के लिए F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, तब भी जाके यह फोर्स और यह फोर्स, तो ये मतलब बाहर की ओर लगता है और ये फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है तो ये अंदर की ओर लगता है, समझ गए। तो अब ये दोनों जब बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर आसानी से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखना कि फॉर स्टेबल सिस्टम, अगर हम स्टेबल सिस्टम की बात करेंगे तो F1 बराबर होगा F2 का, तो इसका मतलब ये हो गया KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो गया, KZE स्क्वायर बाई R, KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि v के वैल्यू फाइंड आउट लेते हैं, कहां से हम लोग लेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम से। तब देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। तो उसमें क्या बताए थे, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहां से अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई mr, ठीक है। अब यह वैल्यू, v का वैल्यू, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ v पुटिंग इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में यह वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू m और इनटू NH बाई 2 पाई mr का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि
इसको सोल्व करके रेडियस हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको नोट कर लो। देखो यहां पर अब क्या होगा कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो एम से ये कैंसिल हो जाएगा और आर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम और के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर। अब यहां से देखो एन और जेड को हम लोग अलग कर लेते हैं। अब इस रेडियस को हम लोग कहेंगे आर एन, मतलब रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर जेड स्क्वायर के अलग कर लेते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और इनटू जो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है हम लोग लिख लेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू है एच स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम और के ई स्क्वायर। यहाँ पर के जो होगा वह कूलम्बिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस के को हम लोग कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू, इसको नोट कीजिए, इसको, उसके बाद देखिए क्या होगा। अब देखो क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एन एच इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। दूसरा पाई का वैल्यू जानते हो कितना होता है 3.14, ठीक है, और एम का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। के का वैल्यू होता है, के एक कूलम्बिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। ये सारे वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इसको हम लोग ले लेते हैं कि यह इक्वेशन 2 है। तो ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, जब सभी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो काफी आसान फॉर्मूला मिल जाएगा। वो होता है आर एन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये हो जाएगा एंगस्ट्रम में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो कि 0.529 है तो इसको हम लोग सिंपली लिख लेंगे रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। ये हम लोग क्या किए हैं कि 0.529 को अप्रॉक्स में लिए हैं 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड और यूनिट होता है एंगस्ट्रम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे कहीं इसका, ठीक। अगर क्वेश्चन में डेटा इस तरह से होगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमेशा हम लोग आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन इक्वेशन था रेडियस का, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 वर्ड और जानेंगे, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखो जैसे यहां पर फॉर्मूला है कि आर एन इज इक्वल टू 0.53
एन स्क्वायर बाई जेड। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एन हम लोग कहते हैं ऑर्बिट नंबर को। एन क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। और जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इसमें 2 पॉइंट पूछेगा। एक पूछेगा एक्साइटेशन। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एक्साइटेशन की बात करेगा तो वहां पर एन होगा एन डैश प्लस 1। एक्साइटेशन का मतलब होता है एक स्टेप आगे। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, समझ गए? अब यहां पर हमको एन का वैल्यू निकालना है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड तो 2 प्लस 1, दैट इज एन इज इक्वल टू 3। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर हमसे कोई पूछता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम एटम, ठीक है ना? तो क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस आयंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना? 3। और यहाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? N का वैल्यू 3 था। N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। आपके पास फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.53 Na स्क्वायर। तो N का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यूनिट हो जाएगा एंगस्ट्रम में। तो 0.53 और इंटू 9/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट के बाद 0 है तो 1.95 ये हम लोगों का एंगस्ट्रम में हो जाएगा। अगर डी एक्साइटेशन की बात करेगा तो डी एक्साइटेशन का मतलब होता है डी एक्साइटेशन की बात करेगा, डी एक्साइटेशन, तो वहां पर हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन डैश माइनस 1। ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि सेकेंड डी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और माइनस 1, दैट इज 1। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेडियस निकालने में। ठीक है, देखो हम लोग इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ जो एग्जांपल है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब रेडियस दिया हुआ कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि Li2 प्लस का रेडियस कितना होगा उसी ऑर्बिट में। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट है, तो कहीं भी ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ रहे तो समझना ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाना n इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर इसका दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, हमको निकालना है Li2 प्लस का। तो इक्वेशन क्या होता है? Rn, तो यहाँ पर 1 है तो सिर्फ लिखेंगे हम लोग क्या? R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू 0.53 और इंटू n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से 1 का स्क्वायर 0.53 और बाई 3, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स में होगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक चीज याद रखना प्रॉब्लम में, जैसे डायरेक्ट कि R जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है z का। मतलब n जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी की। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। तो रेडियस के कैलकुलेशन के लिए हम लोग समझते हैं कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करेंगे तो एनर्जी हम लोग निकालेंगे कैसे? कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी को हम लोग जोड़ देंगे तो वो रेडियस एनर्जी आ जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों डेवलप होगा?
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों जनरेट होगा, तो आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में कंटिन्यूअसली अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन या इंटरेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां से हम लोग निकालेंगे। तब देखो दोनों एनर्जी को हम लोग अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, ड्यू टू इंटरेक्शन of nucleus and electron, nucleus and electron, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन के वजह से होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब देखो यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब एनर्जी जो होगा कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हो गया पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक के लिए क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ये होता है इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब देखो इस एम वी स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना है के जेड ई के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, from Rutherford atomic model, Rutherford atomic model। तो Rutherford atomic model में आपको बताए हुए हैं कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एम वी स्क्वायर के बदले में हम लोग के जेड ई स्क्वायर बाई आर का इस्तेमाल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, nth ऑर्बिट का एनर्जी आ जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कितना आया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर और प्लस और इनटू यहां पर क्या है माइनस, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। देखो तो अब यह बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2r एलसीएम होगा, तो 2 से 2 और r से r दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, के जेड ई स्क्वायर। तो के जेड ई स्क्वायर और माइनस यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k जेड ई स्क्वायर। तो फाइनल जो इक्वेशन आया ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि रेडियस का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, समझ गए ना। तो देखिए क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है ई एन इज इक्वल टू के जेड ई
स्क्वायर बाई आर नेगेटिव वैल्यू, और आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू वो होता है एन ए स्क्वायर एच ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर आर एन के जगह पर पुट कर देंगे। तो देखो फाइनली एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के जेड ई स्क्वायर और इनटू, जब आर का वैल्यू डालेंगे तो ये वाला टोटल वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पर 2r है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार सबको सोल्व कर लीजिए, तो ई एन के और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, जेड और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर, ई का पावर 4 हो जाएगा और ये 4 है तो 4 रहेगा, और एम और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। एक बार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेंगे, तो ई एन बराबर देखो यहाँ जेड स्क्वायर है और यहाँ एन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ई का पावर 4 2m के स्क्वायर ई का पावर 4 और उसके बाद 2 और उसके बाद इसमें का पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर यहाँ पर रहेगा पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर m और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब आपको इसमें सबका पता है वैल्यू, जैसे k बराबर क्या होता है, तो 9 इंटू 10 का पावर माइनस 9, 9 इंटू 10 का पावर पॉजिटिव 9 होता है, क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब आपको ई का वैल्यू पता है क्या होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एम का वैल्यू पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, एच का वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये सब वैल्यू जब पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो ई एन का जो वैल्यू आएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये हम लोगों को इक्वेशन एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी, एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी। देखो एन का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन जब कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछे कि इसमें रिलेशन क्या है, तो तुम कहना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको लिखते हैं ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। अब अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो नया इक्वेशन बन जाएगा ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18 10 का पावर माइनस 18 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल में। तो दो एनर्जी का इक्वेशन है आपके पास, वो दोनों इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये हो गया जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, और एक हम लोगों का
ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसको आगे 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 भी हम लोग इस पर वर्क करेंगे। अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछेगा, तो बहुत आसान सवाल रहता है। पूरा जितना भी हम लोगों का कैलकुलेशन था उसको छोड़ देंगे और ये दोनों फॉर्मूला रखेंगे, तो एनर्जी का कोई भी इक्वेशन हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है ना। अब देखो जैसे कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। एक नंबर में दे रहा है, एक नंबर में कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बी नंबर में कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है पहले एनर्जी, पॉइंट नंबर एक, ए वाले को। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 2 और जेड का वैल्यू कितना है 1, और हम लोग जानते हैं E1 ऑर्बिट E2। देखो तो क्या हो जाएगा, E2 देखो तो E2 इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो कितना हो जाएगा बताओ, -13.6 जेड स्क्वायर, तो 2 का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब बाई यहाँ पर n है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/4 माइनस 13.6 इंटू 1/4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो -3.4, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसी तरह से अगर हम लोग प्रॉब्लम नंबर बी की बात करेंगे, तो बी में देखो थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, तो देखो तो इसमें n का वैल्यू कितना है 3 है और z का वैल्यू कितना है 3 है, तो E3 इज इक्वल टू E3 ऑफ लिथियम एटम, तो देखो -13.6 जेड स्क्वायर, तो जेड के लिए 3 का स्क्वायर अब बाई n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल पूछता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए एनर्जी का कैलकुलेशन, रेडियस का, और उसी तरह से होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के लिए याद रखिएगा, आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। देखो तो वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, यह बराबर होता है Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, या Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोगों का दो इक्वेशन है जो वेलोसिटी की बात करेंगे। जब मीटर पर सेकेंड में निकाल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁶ का इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटीमीटर में निकालना होगा तो हम लोग 10⁸ का इस्तेमाल करेंगे। और इस तीनों कैलकुलेशन में एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के कैलकुलेशन में यूनिट आप याद रखिएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर का, और 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर होता है -9 मीटर, और एक एंगस्ट्रम होता है -10 मीटर 10 का पावर, और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। हम लोग इसका जरूर याद करेंगे और इसका यूज हर जगह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी का इम्पोर्टेंट
अब देखो हम लोग चर्चा करेंगे कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किसे कहते हैं। तो ड्रॉबैक में याद रखेगा कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम पर, मतलब वैसे एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम पर प्लस है, लिथियम पर 2 प्लस है, बेरिलियम पर 3 प्लस है, ईटीसी। इस तरह के एटम्स और आयंस के लिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल है। अदरवाइज किसी एटम के लिए जैसे अगर आपसे पूछे सोडियम पर एप्लीकेबल है कि नहीं, तो नहीं, जब तक उसको आयनाइज्ड करके यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम नहीं बनाएंगे जब तक वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यह फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब जब फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो जिसके वजह से कि यह ना तो जीमांस इफेक्ट को और ना ही स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला बात की जीमांस इफेक्ट किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, जैसे ये देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करेगा तो बहुत सारे लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह जीमांस इफेक्ट है, समझ गए ना, जीमांस इफेक्ट है, याद रखिएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारे लाइन में बदल जाता है तो उसको हम लोग जीमांस इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है कि स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट के लिए याद रखिएगा कि यह स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यह क्रॉस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्रॉस करेगा तब यह बहुत सारे लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह स्टार्क इफेक्ट है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट है। और ये हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन है। इसके अलावा जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोले कि यह सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, लेकिन समरफेल्ड बता रहे थे कि समरफेल्ड बोले कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं करता है, उसके लिए एक स्पेशल केस होगा। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, देखिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और वो हम लोग करेंगे समरफेल्ड एक्सटेंशन थ्योरी के अंदर में, ठीक है। तो समरफेल्ड एक्सटेंशन थ्योरी देखो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड एक्सटेंशन थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन इलिप्टिकल पाथ। किस पाथ पर मूव करेगा, तो इलिप्टिकल पाथ पर। अब इलिप्स किसको कहते हैं, देखो ये हो गया एलिप्स, इसमें एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस, और इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैथ में फोकस कहते हैं। अब देखो इसको हम लोग कहेंगे कि मेजर एक्सिस है और इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस है, ठीक है, माइनर एक्सिस है। अब देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल की बात करेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिए, तो सेंटर से कर्व की जो दूरी होगा वो सब क्या कहलाएगा, रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा, सभी रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इस केस में तो नहीं होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, हर पॉइंट पर रेडियस का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिए, रेडियस 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, जैसे यहाँ जो हम लोग रेडियस निकाले हैं Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, तो वो तो अब यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो अब देखो ये पॉइंट अगर
समरफेल्ड के अकॉर्डिंग एलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है तो कहीं नहीं तो कहीं सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा ही नहीं। जब सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं करेगा तो हम लोग जो रेडियस का निकाले हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कोई भी एलिप्स में एक मेजर वैल्यू के लिए बहुत सारा माइनर वैल्यू होता है और उस वक्त तक होगा जब तक मेजर और माइनर आपस में बराबर न हो जाए। ठीक है, तो जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में बराबर हो जाएगा तो एलिप्टिकल पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। एलिप्टिकल पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और जैसे सर्कुलर पाथ होगा तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यह कब होगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में बराबर? तो उसके लिए याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वैसे एटम और आयंस के लिए मेजर और माइनर एक्सिस आपस में बराबर होगा जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए ना? तो यही है समरफेल्ड एक्सटेंशन थ्योरी। समरफेल्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, लेकिन बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो एक स्पेशल केस बनेगा जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल होगा तो एलिप्टिकल पाथ सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में बोर्स पोस्टुलेट वैलिड होगा। और वो कब होगा? तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए, He+ के लिए, Li2+ के लिए, ETC, इस तरह के पाथ के लिए यह एप्लीकेबल है। सर्कुलर पाथ के लिए अदर एटम अगर होगा तो नहीं होगा। अब देखो, अब समरफेल्ड एक्सटेंशन थ्योरी का जो मेन बात था वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखो जैसे कहता है कि वन वैल्यू ऑफ मेजर एक्सिस को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। वन वैल्यू ऑफ मेजर एक्सिस, देन मेनी वैल्यू ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस, इसको हम लोग क्या करते हैं कि k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे ये हम लोग एलिप्स बनाए थे तो देखिए ये हो गया। ठीक है, तो इस पर एक और हो सकता है, और हो सकता है, और हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा माइनर एक्सिस है, इसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस, तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस, तो इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एलिप्टिकल पाथ का जो शेप होगा, तो शेप डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला होता है शेप इज इक्वल टू n/k। ठीक है, n/k। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी एटम है, जैसे यह एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा, तो इसको k बोलते हैं, l बोलते हैं, फिर mn। तो फॉर k सेल, अगर हम k सेल की बात करेंगे तो n का वैल्यू 1 होगा, तो k का भी वैल्यू कितना होगा? 1। तो इसका शेप हम लोग बात करेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा? 1/1, मतलब मेजर और माइनर दोनों बराबर है, तो यह कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। और यहाँ पर सर्कुलर होगा तो यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? एप्लीकेबल है। ठीक ना? यहाँ पर ये और ये बराबर है तो सर्कुलर होगा। उसी तरह से k के बाद फिर अगर हम l की बात करेंगे, k के बाद l सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 होगा, तो l का 2 पॉसिबल वैल्यू होगा, एक 1 और एक 2। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो एक तो हो जाएगा 2/1 और दूसरा हो जाएगा 2/2। तो देखो हर केस में एक ऐसा आएगा ना कि जब रेशियो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जैसे 2/2 है तो यह जो पाथ होगा वो यह कैसा हो जाएगा? एलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये पाथ हो जाएगा एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल।
और ये जो पाथ हो जाएगा यह कैसा हो जाएगा, यह सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेजर और माइनर दोनों बराबर है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग एक और, जैसे के बाद फिर एल हम लोगों को देखना है, तो एल के लिए क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एल की अगर हम बात करें, एल एम, अगर हम एम की बात करते हैं तो एम सेल में एन का वैल्यू कितना होता है 3, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3। तो एक जो शेप होगा इसका शेप, तो एक हो जाएगा 3/1, एक हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा 3/3। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नैरोअर एलिप्टिकल, मतलब थिन एलिप्टिकल हो जाएगा, पतला, ठीक है ना, थिन एलिप्टिकल हो जाएगा, थिन एलिप्टिकल बहुत पतला या नैरोअर उसको बोलते हैं। और एक हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह एलिप्टिकल है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर। तो हर केस में वैसा आएगा जब मेजर और माइनर बराबर हो जाएगा, तो जितना भी सर्कुलर केस हर ऑर्बिट में बन रहा है तो उस पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी है। और सर्कुलर कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा तब बनेगा। समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब दो ऑर्बिट की हम लोग बात करेंगे, एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाए या दूसरे से पहले में वापस आ रहा है, तो वहां हम लोग एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।